Okay. I am your English educator and today we will discuss about the topic active voice and passive voice. तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो वॉइस का टॉपिक है, अगर जनरल इंग्लिश एग्जाम की बात करें तो हमारे पास लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कि इसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स भी करते हैं। और इस टॉपिक को मैं कुछ सिंपलेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपके सामने मैं पेश करूँगा और कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिनके साथ आपको इसके जो सवाल है उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो वॉइस है वो कितने टाइप की होती है। वॉइस हमारे पास मेनली होती है 2 टाइप की। फर्स्ट हमारे पास एक्टिव वॉइस एंड दूसरी है हमारे पास पैसिव वॉइस। ठीक है, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है मदर स्लैप्ड रोहित। हमें ये पता है कि जैसे कि सेंटेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट, उसके साथ में जो एक्शन होता है उसकी वर्ब, और जिसके ऊपर एक्शन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कौन है, मदर, एंड थप्पड़ पड़ा किसको है, रोहित को, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो सेंटेंस है ये हमारे किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। किस में है, एक्टिव फॉर्म में। तो इसको अब जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा डूअर होता है। किसका, एक्शन का वो डूअर होता है। क्या होता है, एक्शन का डूअर होता है। और सब्जेक्ट हमेशा कौन कौन से होते हैं, या तो नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं हमेशा। तो इसको जैसे अपने पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो किस हिसाब से चेंज करेंगे, रोहित was slapped by mother। तो इन सेंटेंस के ये जो सेंटेंस लिखा गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस सेंटेंस के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि एक्टिव वॉइस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेनली सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड पैसिव वॉइस के अंदर मैं मेनली किसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मेनली ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और पैसिव वॉइस के अंदर Who is the doer, यानी कि काम करने वाला कौन है, इसको ज्यादा महत्वता हम नहीं देते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, है ना। एक्टिव का सेंटेंस दिया होता है और पैसिव के अंदर हम किस हिसाब से चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके 4 बेसिक रूल्स है जो अभी आप देख भी चुके हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज। ठीक है, फर्स्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज। दूसरा है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो उसमें टेंस होते हैं ना, टेंस होते हैं तो उसके अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सर कौन से रूल, अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ओके, एंड विद इट हमने क्या करना है, यूज ऑफ बाय। किसका यूज कर देना, बाय का यूज कर दोगे। आगे बात समझ में। और फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और बीच में ये जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे चेंज होगी। तो ये वहां पे ऐड कर लो आप कि हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लेकर के आएंगे। आगे बात समझ में इतनी। अब इसके साथ एक चीज और होती है, वो क्या होती है, हमें पता है कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर वो या तो कोई पर्सन या थिंग होती है, यानी कि वो या तो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, अगर कभी भी नाउन आ जाती है तो वो भले सब्जेक्ट हो भले ऑब्जेक्ट हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, बट प्रोनाउन के केस में क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अब प्रोनाउन के केस में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होते हैं, जैसा कि हमने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ भी रखा होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे ये है सब्जेक्टिव केस एंड ये है ऑब्जेक्टिव केस, है ना।
आई और बी हमेशा क्या कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। और ही शी इट दे क्या होते हैं? हमेशा थर्ड पर्सन। और किसी का नाम भी क्या होता है? वैसे थर्ड पर्सन ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के अंदर जो आई का जो सब्जेक्टिव के जो इसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं आई को, तब इसका यूज होता है बाय मी में और बी का यूज होता है बाय अस में, ठीक है। और यू को तो यूं ही पड़े रहने देना, बिकॉज ये सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ही का बाय हिम में, शी का बाय हर में और इट का बाय इट में यूज होता है, ठीक है। दे का बाय दे में और नाउन यानी कि नाम है वहां पे, तो नाम में तो आप सीधी सी बात है कि चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके साथ अब आगे जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स में यहाँ पे जो आपको बता रहा था कि सर यहाँ पे ये रूल्स हमें कहाँ से पता लगेंगे, तो ये आगे चलते हैं बेसिक रूल्स जो मैंने आपको बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सीखने की जरूरत है कि जो बी की जो फॉर्म है वो कितनी होती है? बी की 3 फॉर्म होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। और बी की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? was were। बी की सेकंड फॉर्म was were। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? been। एक चीज क्या हमेशा आप ध्यान रखना कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज होती है। और कई बच्चे ऐसे भी कमेंट करने वाले हैं, ऐसे कहने वाले कि सर थर्ड फॉर्म तो हमेशा फ्यूचर में यूज नहीं, थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होता है, ये कभी भी फ्यूचर के अंदर यूज नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, कुछ रूल्स के हिसाब से जैसे कि विल हैव, शैल हैव, बीन वगैरह में ना, बट इसको डायरेक्ट अगर आप कंसीडर करोगे कि सर फ्यूचर के अंदर हम चेंज कर दें तो नहीं होता, ठीक है। अब इसके साथ आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है हमारे पास क्या है? प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के साथ में ऐसे एस लगा है, तो इसका मतलब वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, तो इसका मतलब बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर और मेन वर्ब की हमेशा से थर्ड फॉर्म देनी है। एक बात आप यहाँ पे और याद रख लेना, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड। किसकी वर्ब थर्ड? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेम इसी टाइप से क्या हुआ? वर्ब सेकंड है तो बी की वर्ब सेकंड क्या होती है? was were। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? was were। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। उसी तरह से फ्यूचर का भी ये सीन है, बट फ्यूचर में एक देखना विल शैल के साथ में वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता, वर्ब डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट ही आती है ना, वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब बी के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इज, एम, आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है? ये कंटीन्यूअस में है, किसमें? ये हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस लग रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अगर सेंटेंस आ गया तो इसका मतलब है कि सर बी की आईएनजी फॉर्म लगा दें। क्या कर दें? बी की आईएनजी की फॉर्म लगा दोगे और मेन वर्ब की हमेशा से थर्ड फॉर्म चल जाएगी, ठीक है। और ये चीज आप ध्यान रखना कि उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक सेंसिबल जो सेंटेंस है वो होना चाहिए। was were प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, was were प्लस वर्ब आईएनजी की फॉर्म अगर आई हो तो अपने क्या कर सकते हैं? was were प्लस बी आईएनजी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेम केस रहता है, वैसे सेम केस रहता है हैज हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब थर्ड आती है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैड के साथ में क्या आती है? वर्ब थर्ड, तो हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। सेम केस रहता है, विल हैव, शैल हैव का भी सेम केस रहने वाला है। अगर इधर वर्ब थर्ड है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात हो रहा है कि कभी भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर अगर कोई सेंटेंस दिया होता है, अगर कोई भी सेंटेंस इनका दिया होता है तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। किसमें चेंज नहीं होता? पैसिव वॉइस के अंदर। इसके साथ कुछ रूल्स और भी है जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, जैसे कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव वगैरह के अंदर ये रूल्स आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। कभी भी डू डज आ जाता है, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू ही होती है, और डू की ऐसे एस के साथ लगा के डू डज फर्स्ट में आती है ना, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। अगर इनकी डू डज आई है तो इसका मतलब बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे इज, एम, आर, और मेन वर्ब की क्या आनी चाहिए? हमेशा से थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट आ गई, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। आगे बात समझ में?
डिड है तो वाज वर्ब आएगा, और वर्ब फर्स्ट है तो मेन वर्ब की हमेशा से थर्ड फॉर्म लेनी है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, टू आ जाए, टू के साथ में हमेशा से आपको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो टू के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट दी होगी, और कहीं भी आप चले जाओ टू के साथ में अगर बी लगा देते हैं वो तो हमेशा से वर्ब थर्ड फॉर्म ही आती है। आगे बात समझ में। उसी तरह से मॉडल के साथ में भी सेम कंडीशन है, और मॉडल हमारे कौन से जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, और टू, यूज्ड टू। ठीक है, तो ऐसे हमारे कुछ मॉडल्स होते हैं जो आपको आगे चल के मैं इनके बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ। तो इनके साथ में क्या होता है, टू के साथ में बी लग जाती है और वर्ड थर्ड आती है, मॉडल के साथ में भी बी लग के वर्ड थर्ड फॉर्म बना लेती है। ठीक है, तो इन सब रूल्स को, ये बेसिक रूल्स है, अगर इनको आप एक बार बढ़िया से कंठस्थ कर लोगे बाय हार्ट, अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपका लगभग मान लो कि 80% जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये चलते हैं अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, अब हम इसको समझेंगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो, तब हम क्या करते हैं सर, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वर्ब फर्स्ट के साथ में या तो वैसे यस लगाओ या नहीं लगाओ। तो इसको हम चेंज कैसे करते हैं, बी की फर्स्ट फॉर्म एग्जाम प्लस वर्ब थर्ड लगाते हैं ना। तो आइए देखिए चेंज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट शी है, वर्ब डिलीवर्स है, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स। वो किसको डिलीवर्स करती है, लेटर्स को। किसको डिलीवर्स करती है, लेटर्स को। यहाँ पे अगर आपको कभी भी आंसर चाहिए होता तो यहाँ आप इसके साथ में वर्ड लगा सकते हो, यानी कि क्या डिलीवर करती है भाई, लेटर्स को, यानी कि इसका हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट में चेंज कर दो। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट ये आएगा, यानी कि द लेटर्स, अब लेटर्स एक से ज्यादा है या कम है, से एक से ज्यादा ही है, तो द लेटर्स आर, एक से ज्यादा में पे आर लगता है, प्लूरल का रूल समझाया हुआ। द लेटर्स आर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, द लेटर्स आर डिलीवर्ड, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाय शी का हर में यूज हो गया। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। वैसे ही हम देखते हैं कि रोहित प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। अब आपको सर यहाँ तो प्रीपोजिशन आ गई, ये तो आपने कभी बताया नहीं। कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक देख लो। ठीक है, बाकी आगे वाले सेंटेंस को आप तोड़ दो एक बार के लिए। क्या कर दोगे, तोड़ दोगे। जब अपना सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया तो जो टूटा हुआ सेंटेंस है उसको आके वापस जोड़ दो। जैसे देखो, रोहित प्लेज क्रिकेट, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ऑब्जेक्ट मिलेगा और खेलता कौन है, रोहित, तो सब्जेक्ट भी मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द रूल चलूंगा। क्रिकेट एक होती है, क्रिकेट इज प्लेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय रोहित। ठीक है, अब क्या करूंगा, जो तोड़ा हुआ जो सेंटेंस आगे सेम का सेम यहाँ पे लिख देंगे, इन द इवनिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके साथ ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देख लेते हैं अपने। ऑन टाइम प्रपोजिशन आ गई, कोई लेना देना नहीं। एक बात और ध्यान रखना, कहीं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के चेंज करते करते आप पॉजेसिव के अंदर भी उलझ जाओ। किसर प्रोनाउन दिख गया, पॉजेसिव में चेंज होगा, कभी भी चेंज नहीं हुआ। पॉजेसिव प्रोनाउन मिल जाए तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात लिख के ले लेना। ही इज होमवर्क है तो ही इज होमवर्क, ये कंप्लीट का कंप्लीट पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये कंप्लीट इसके साथ एज ए ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो एज ए ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आएगा ना, इसको एज ए सब्जेक्ट कंसीडर करो। ही इज होमवर्क, ही इज होमवर्क, और अब ये क्या कंप्लीट सा वर्ड फर्स्ट ऐसे ही है ना, इज ऑलवेज completed by रवि। आगे बात समझने में, अब आपको इस तरह ऑलवेज भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस एमआर के बाद में ऑलवेज लगा देना। ठीक है, इसमें कभी भी कंफ्यूजन में नहीं जाना। प्रिया टीचर्स मैथ्स, प्रिया क्या पढ़ाती है, मैथ पढ़ाती है। कौन, प्रिया।
पढ़ाती क्या है? मैथ। हमें मिलेगा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो मैथ्स इस सर ऐसे इस लगा, आपने इस कैसे लगा दिया? मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगेगा? हमेशा एस या ईएस। अगर जैसे मैथमेटिक्स है तो लास्ट में ऐसे एस लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है। आगे बात समझ में? एक से ज्यादा कभी भी नहीं होता, ये एक सिंगल सब्जेक्ट होता, तो इज ही इसके साथ आएगा, ठीक है। ये एक सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। तो मैथ्स इज टॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रियम। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ अब आगे प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का यूज भी अपने समझ लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? वर्ड सेकंड होती है, और वर्ड सेकंड का भी मैं रूल समझा के गया हूं। क्या? वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगी, ठीक है। देखो सर, जानवी ब्रोक द ग्लास, जानवी ने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? ग्लास। तो ग्लास मेरे पास ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसने तोड़ा? जानवी ने, तो ये सब्जेक्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है, कर दो चेंज। द ग्लास पहले आ जाएगा, द ग्लास, ग्लास एक से ज्यादा तो नहीं है, वॉज। ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। किसने तोड़ा? किसके द्वारा तोड़ा गया? जानवी के द्वारा। किसके द्वारा तोड़ा गया भाई? जानवी के द्वारा तोड़ा गया ना। ये सेम अपना एक सेंटेंस आ गया। इसका भी हमने क्या करना है? सब्जेक्ट बना देना। रवि वर्ड सेकंड है, तो वाज वर्ड सेकंड है तो क्या लगाएंगे? वाज वर्ड, और मेन वर्ड की कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म। तो रवि वाज स्लेप्ट बाय मदर। आगे बात समझ में? अब देखो नया सेंटेंस जो है, अमेरा आस्क्ड मैनेजर अबाउट द इंसिडेंट। अमेरा आस्क्ड द मैनेजर अबाउट द इंसिडेंट। अबाउट द इंसिडेंट जो है यहाँ पे हमारे पास जो अबाउट है, ये क्या है? एज ए प्रोपोजिशन ही, इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक देखना है। अमेरा ने पूछा, किससे पूछा? मैनेजर से। किससे पूछा? मैनेजर से पूछा ना। तो मैनेजर क्या हो जाएगा? मैनेजर was asked by Amira ना। manager was asked by Amira about the incident, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी। अब इसके अंदर देखो, प्रिया taught मैथ्स, अकेली वर्ड सेकंड आई है ना कि हैज एम के साथ में नहीं है। हैज एम हेड के साथ आता है तो ये वर्ड थर्ड बनती है। आगे बात ये समझे में? अगर अकेली ऐसी आ रही है कि आपको लग रहा है कि सर वर्ड थर्ड हो सकती है, तो देख लेना सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आई हुई है, तो कभी भी वर्ड थर्ड नहीं होती, वो वर्ड सेकंड हो सकती है, ठीक है। तो इसका क्या रूल रहेगा? मैथ्स हमारे पास है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो मैथ वाज टॉट बाय प्रिया। आई होप कि आपको आगे उस कॉन्सेप्ट समझ में ना। तो आगे आइए चलते हैं आगे। सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर अपने बात करें, तो मैंने आपको बताया कि सर मोडल आ जाए या विल या शैल आ जाए, तो हमेशा क्या करना है? उसके साथ में प्लस बी लगा देना, और हमेशा से वर्ड थर्ड लगा देनी है, बस काम खत्म, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ ना, काम रहेगा। ये देखो, विल शैल प्लस वर्ड फर्स्ट, विल शैल प्लस वर्ड फर्स्ट आ जाए तो बी लगा के वर्ड थर्ड लगा देनी है। आगे बात समझ में? अब आगे देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आई विल नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आई विल नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। एक चीज और देखना, अगर यहाँ पे नॉट कितने नंबर पे बेटा? ज्यादातर थर्ड नंबर पे ही रहने वाला है। हमेशा नॉट अगर थर्ड नंबर पे है तो वो थर्ड नंबर पे ही अपन को कंसीडर करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस प्रोजेक्ट। क्या कंप्लीट करना था? दिस प्रोजेक्ट ना, और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो
तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, आई विल नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, कि मैं इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। तो यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे द्वारा कंप्लीट नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे, दिस प्रोजेक्ट विल शैल के साथ में क्या लगा दोगे, विल बी शैल बी, विल बी सॉरी यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, नोट लगा हुआ है ना, नोट लगा हुआ है, नोट लगा हुआ तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे इसको नोट को कर दो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर पे है ना, तो विल नॉट बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विल नॉट बी आ जाएगा। क्या लिखोगे, दिस प्रोजेक्ट विल नॉट बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल नॉट बी कंप्लीटेड बाय, आई का अगर देखें तो किसमें चेंज होता है भाई, आई ऑब्जेक्ट, आई एक सब्जेक्टिव केस है, इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मी में। आगे बात समझ में इतनी। उसी तरह से अगर इन द इवनिंग की सॉरी, रोहित विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, रोहित क्रिकेट खेलेगा, कब खेलेगा, इन द इवनिंग। पिछले एक सेंटेंस के अंदर शायद मैं ये बता चुका हूं कि जो प्रपोजिशन आया था अपने पास, तो सेंटेंस को अलग आप तोड़ो, ठीक है, पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करने के बाद में अपन उसी सेंटेंस को दोबारा जोड़ देंगे। रोहित विल प्ले क्रिकेट, क्या खेलेगा, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट मिलेगा क्रिकेट। अब तो इनको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हुई होगी ना आपके लिए। क्रिकेट विल बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लेड बाय रोहित, और कब खेली जाएगी, रोहित के द्वारा क्रिकेट इन द इवनिंग, कब, इन द इवनिंग। आगे बात समझ में। उसी तरह से आई विल गिव यू द अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज, आई विल गिव यू, ये जो अमाउंट की बात हो रही है किसको देंगे, आपको देंगे, यानी कि मैं तुम्हें अमाउंट दूंगा, क्या, कितने रुपए का, 5000 रुपए का। यू ऑब्जेक्ट बन गया ना, दूंगा किसको, आपको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दूंगा क्या, 5000 रुपीज का अमाउंट, और किसको दूंगा, यू, यानी कि तुम्हें दूंगा। तो इसका मतलब है कि ये डबल ऑब्जेक्ट केस है। डबल ऑब्जेक्ट केस मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और थोड़ा सिंपल वे के अंदर अगर अपने इसको आप सॉल्व करना चाहो तो इस हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि यू को यू पढ़ने रहने दो, भले सब्जेक्ट है भले ऑब्जेक्ट है। यू विल आ गया, यू विल बी गिवन, और उसके साथ में क्या दे दिया जाएगा, यू विल बी गिवन द अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज बाय आई का मी में, ठीक है। अब आगे देखो आप, शी विल नॉट पे 5000 रुपीज, वो 5000 रुपए नहीं देंगे, तो इसका मतलब विल नॉट पे है, पे का मतलब भुगतान करना यानी कि देना, क्या नहीं देगी, 5000 रुपए। तो ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में। 5000 रुपीज विल है, तो विल उसके साथ में क्या है, नॉट है, तो विल नॉट बी, पे है या पैड, अच्छा पे है, पैड, विल नॉट बी पैड। शी का किस में चेंज आ जाएगा बेटा, हर में। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा ना। इसके साथ अब अपने चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अपने क्या है, अभी मैं आपको बता के गया हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या होता है, इज एम आर के साथ में हमेशा वर्ब की मेन फॉर्म की आईएनजी फॉर्म होती है, इसको किस में चेंज करना होता है अपने को, इज एम आर प्लस बीइंग, यानी कि बी की आईएनजी की फॉर्म और मेन वर्ब की हमेशा से थर्ड फॉर्म अपने को लगानी है, ठीक है। सेम केस है जैसे अपने पीछे करते हैं, तो वैसे के वैसे आप कर दो। मदर इज बीटिंग जानवी, मदर मम्मी किसको पीट रही है, जानवी को। तो जानवी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, तो जानवी इज आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, इज बीइंग आएगा, और मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बीइंग, बीटिंग, सॉरी बीटिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, बीटन। किसके द्वारा पीटा जा रहा है इसको, बाय मदर के द्वारा,
ठीक है, तो थोड़े ऐसे फनी से जो सेंटेंस है उनको लेकर के थोड़ा जो सिखाने में आसानी होती है और अगले को सीखने में भी थोड़ा आसानी रहती है ना। अब मुझे पता है कि ये सेंटेंस आगे जाके आप एक दूसरे के ऊपर बनाओगे। हाँ ठीक है, रियल लाइफ में अगर आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ा तो सीखोगे। तो आइए आगे चलते हैं। रवि इज वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आ गया, प्रपोजिशन का सेंटेंस आ गया, तोड़ दो इसको। क्या देख रहा है? मूवी देख रहा है। ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे, ये मूवी, एक मूवी होती है, इस बी की आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी और वॉचिंग की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच बाय रवि। और टाइम कौन सा भाई? एट दिस टाइम। टाइम कौन सा है? एट दिस टाइम। इतनी बात आ गई होगी समझे में। उसी तरह से आई एम डूइंग माय होमवर्क। माय होमवर्क पॉजिटिव केस आ गया और पॉजिटिव एडजेक्टिव का जो केस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, कहीं आप उसको ऐसे लेके बैठ जाओ कि सर ये तो प्रोनाउन आ गया इसमें चेंज होगा। प्रोनाउन में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही चेंज होता है, ना कि पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव केस का पॉजिटिव केस आई एम डूइंग माय होमवर्क, मैं क्या कर रहा हूं? अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो मेरा होमवर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। माय होमवर्क इज being done by me। इतना आगे समझ में, आई का मी में चेंज होता है ना, आई सब्जेक्ट है तो बी तो मी जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। सुनील इज कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। सुनील क्या कंप्लीट कर रहा है? अभी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सेम ये कॉन्सेप्ट चल जाएंगे ना अपने। द प्रोजेक्ट इज बीइंग और आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऐसा लैग कर गया बीच में ना। थोड़ा लैग कर गया बीच में, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो ये सेंटेंस अपने समझ चुके हैं ना। ये वाला सेंटेंस रह गया था, द प्रोजेक्ट। वो क्या गलती से एक बटन दब गया ना इरेज करने वाला, तो वो मैंने इसको लगा नहीं रखा ना इसमें। तो द प्रोजेक्ट इज बीइंग कंप्लीटेड बाय सुनील। तो ये जो प्रोजेक्ट है द प्रोजेक्ट, इसको कंप्लीट कौन कर रहा है भाई? सुनील कंप्लीट कर रहा है। तो द प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। इज एम आर के साथ में इज एम आर प्लस बीइंग आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी। और बाय लगा के जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर कर दो। एज एन ऑब्जेक्ट इसको क्या कंसिडर करोगे? ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। She was breaking the glass। वो उस ग्लास को तोड़ रही थी। She was breaking the glass। तो सर हमें पता है कि आपने क्या सिखाया है, was वर्ड के साथ में क्या आती है? वर्ड की ing फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म आती है। और हमें क्या करना है? was वर्ड का was वर्ड ही रखना है। क्या करना है? was वर्ड का was वर्ड ही रखना है। was वर्ड प्लस being प्लस वर्ड थर्ड कर दोगे। आगे बात समझे में? तो इसको भी आप चेंज कर दो। The glass is आएगा या was आएगा? Was आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे जो सेंटेंस चला रहा हूँ मैं वो किसका है? पास्ट का है प्रेजेंट का? सर पास्ट का है ना। तो the glass was being, ग्लास को तोड़ा जा रहा था, was being broken, ग्लास को तोड़ा जा रहा था बाय किसके द्वारा? सर उस लड़की के द्वारा। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। We were playing cricket when you came। When you came रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान देना कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए उसके आसपास अगर कोई एक्शन हो रहा हो और वो एक्शन किसी के ऊपर हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वहां पे आप वॉइस चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो आगे जो अपने जो सेंटेंस है ना उसको आप तोड़ दो। उसको आप एक बार तोड़ दो
जहां तक पैसिव वॉइस बनती है वहां पे उसको बनाओ और आगे उसको क्या कर दो, उसी सेंटेंस को लाके वापस जोड़ दो। जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, व्हेन यू कम को व्हेन यू केम को अलग कर दो, यानी कि हम क्रिकेट खेल रहे थे जब आप आए, तो इसका मतलब क्रिकेट खेली जा रही थी हमारे द्वारा जब आप आए। आगे बात समझ में, कॉमन सेंस से भी ये सवाल पूछ सकते हैं। तो क्रिकेट according to the rules was being played by, we का किसमें चेंज हो जाएगा, us में, क्रिकेट was being played by us when you came। आगे बात समझ में थी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रवि was playing football when the teacher came। रवि फुटबॉल खेल रहा था जब टीचर आए, यानी कि जब टीचर आया हमारे क्लास में तब रवि क्या खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। यानी कि फुटबॉल खेली जा रही थी किसके द्वारा, रवि के द्वारा। सेम वही केस रहेगा, फुटबॉल was being played by Ravi when the teacher came। When the teacher came, ठीक है, ये आप आगे कर देना इसको कंप्लीट। इसके साथ देखो यहाँ पे क्या है, इन द क्लास सेंटेंस को देख के मैंने बोल लिया कि सर इसको तो तोड़ना है। प्रिया इज टीचिंग मैथ्स, प्रिया इज टीचिंग मैथ्स, या अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस का मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक्स ही हुई है ना, तो प्रिया वॉज लगा देना आपको कि प्रिया वॉज टीचिंग मैथ्स इन द क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब मैथ का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जा रहा था किसके द्वारा, प्रिया के द्वारा। प्रिया क्लास में मैथ पढ़ा रही थी, तो मैथ का जो सब्जेक्ट है वो प्रिया के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। तो मैथ्स वाज बीइंग taught by प्रिया ना in the class, sorry in the class। आई होप कितना आपको समझ में आ चुका होगा। इसके साथ अपन चलते हैं थोड़ा प्रोडक्ट के साथ, और आगे जो केस है वो लगभग इतनी ऐसे सेम रहने वाले हैं अपने, ठीक है। शी हैज डिलीवर्ड ऑल द लेटर्स, शी हैज डिलीवर्ड, मैंने आपको क्या बताया कि सर हैज है वो लग जाता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब थर्ड आती है, और इसको हम चेंज कैसे करते हैं भाई, हैज का हैज रखना पड़ता है मुझे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है लेकिन इसके साथ में बीइंग लग जाता है, और उसके बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। एम आई राइट? अब आगे देखिए आप चेंज कैसे करोगे। शी हैज डिलीवर्ड ऑल द लेटर्स, ऑल द लेटर्स यानी कि सभी के सभी लेटर्स को उसने डिलीवर कर चुकी है वो, तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या कर दोगे, ऑल द लेटर्स वाज वर, या क्या लगाओगे सर, हैज है, शी के साथ में हैज लगता है क्योंकि ये सिंगुलर है, और हैव कब लगता है जब एक से ज्यादा हो, लेटर्स एक से ज्यादा है तो हैव। ऑल द लेटर्स हैव बीन, क्या लग जाएगा, हैव बीन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, ऑल द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय हर, शी का मतलब बाय हर ना। रवि हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क आया पॉजिटिव केस कर दो, हिज होमवर्क, रवि अपना होमवर्क पूरा कर चुका है, यानी कि उसका होमवर्क जो क्या पूरा किया जा चुका है किसके द्वारा, रवि के द्वारा। हिज होमवर्क, होमवर्क एक कंसीडर करते हैं ना, हिज होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय रवि, ठीक है। आई होप कि ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, आई हैव पास्ड द एग्जाम इजीली, ये जो अलग जो शब्द होते हैं ना, इनको मैं क्या कर रहा हूँ हमेशा आपके सामने तोड़ के वापस जोड़ रहा हूँ, तोड़ के फिर वापस से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ऑब्जेक्ट तक चाहिए, ऑब्जेक्ट तक मुझे मिल गया तो मेरी जो पैसे वही सब वो चेंज हो जाने वाली ना। तो देखिए द एग्जाम, एग्जाम हैज या हैव लगेगा, हैज लगेगा, एग्जाम एक सिंपल है, आई के साथ में हैव लगता है, ये ध्यान देना। द एग्जाम हैज बीन,
पास्ट आउट तो हाँ मैंने लिखाया ना, हैज बीन पास्ट बाय आई का मी में, और कैसे एग्जाम पास हो गई इजीली। आगे बात समझे में। आई हैव टेकन द डिसीजन बिफोर आस्किंग यू, कभी भी प्रपोजिशन आ जाए, मैंने क्या कहा है आपको, उस सेंटेंस को आप अलग तोड़ दोगे, बाकी आप चेंज कर लो। आई हैव टेकन द डिसीजन, आई हैव टेकन द डिसीजन का मतलब क्या, मैं डिसीजन ले चुका हूँ, यानी कि मैं निर्णय ले चुका हूँ आपसे पूछने के पहले। तो इसका मतलब क्या है, जो डिसीजन है वो लिया जा चुका है मेरे द्वारा। कर दो आप चेंज, द decision has been taken by me before asking you। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में